नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल के दिन बताया भी था कि आपका ये लास्ट क्लास होगा, है ना। WCS इसी क्लास के साथ आपका खत्म हो जा रहा है, जो कि सेकेंड ईयर का है। फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके हमने अपनी साइड से बनाए हुए हैं पूरे सिलेबस को देखते हुए, वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल जितने भी आज के क्वेश्चन हैं इनको करवा के और फिर इसके बाद हम कल से आप लोगों को इसमें से और नए क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। चलते हैं। आज का जो चैप्टर है आपका हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम प्रेशर हीट और ट्रीटमेंट करके है। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें से आपके लगभग 20-25 क्वेश्चन जो भी होगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा इसमें। जो कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ होगा दबाव नापने वाले यंत्रों द्वारा नापा गया दबाव होगा। जो आपका दबाव नापने वाला यंत्र होता है ना, उसके द्वारा जो नापा गया दबाव होता है वो होगा, यानी कि जो आपका मापा गया दबाव है वो किस में से मापा जा रहा होगा। निर्वात दबाव के द्वारा, निरपेक्ष दबाव के द्वारा, गेज दबाव के द्वारा, दबाव गेज के द्वारा। ये आपका नापा जाता है गेज दबाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है ना। ये किसके द्वारा मापा जाता है? आप जब भी बार मीटर या बैरोमीटर या वगैरह से जब वायुदाब को मापते हैं तो वहां पर आपको कहें तो स्टैंडर्डाइजेशन पर आप लोगों को ये लिख करके देना होता है कि गेज दाब के अनुसार मापा गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वायुमंडलीय दाब से कम दाब कहलाता है। जो वायुमंडलीय दाब है उससे कम का जो दाब होता है वो कहां पर होता है आपका? वो होता है निर्वात दाब। क्या होता है? निर्वात जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से हमेशा कम रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वायुमंडलीय दाब से कम दाब कहलाता है ना। तो वायुमंडलीय जो हमारा दाब होता है उससे कम के दाब को क्या कहते हैं? निर्वात वाला दाब कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वायुमंडलीय दबाव निम्न मीटर से नापा जाता है। इनमें से किस मीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर आपका टेम्परेचर मापन के काम आता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी पायरोमीटर। पायरोमीटर भी टेम्परेचर मापन के काम आता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत अधिक टेम्परेचर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर के द्वारा ही हम क्या करते हैं? दाब का मापन करते हैं, ठीक है ना। बैरोमीटर के द्वारा ही दाब का मापन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दबाव को निम्न सूत्रों से ज्ञात किया जाता है। जो आपका दबाव है वो किस सूत्र के द्वारा आपका पढ़ते हैं या हम लोग जानते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू F अपान A। और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है F अपान A, है ना। ये हमारा राइट आंसर होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, है ना। ऑप्शन नंबर ए दैट इज राइट। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साइफन बैरोमीटर की नली में कौन सा द्रव भरा होता है? बैरोमीटर किसी भी प्रकार का हो, है ना। मैक्सिमम जो बैरोमीटर होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? वो होता है आपका पारा। पारा का ही प्रयोग क्यों किया जाता है बैरोमीटर में? तो पारा एक ऐसी धातु है, यह लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका घनत्व तो ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, परख जो नली होती है उस नली में चिपकता नहीं है, ठीक है ना। ये जो हमारा मरकरी होता है इसका घनत्व तो ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, उस नली में चिपकता नहीं है ना। और प्योर आपको जो है उसकी माप बता पाता है ना। इस वजह से बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक धातु में भी आता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका चार्ल्स के नियमानुसार फार्मूला होता है ना। तो चार्ल्स का जो नियम है वो कहता है स्थिर दाब पर
है ना। निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। क्या कहता है, जो चार्ल्स का नियम है वो कहता है स्थिर दाब पर निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, जो कि हमको किसमें मिलता है, ऑप्शन नंबर बी में मिलता है ना। वो कहता है V प्रोपोर्शनल बाई T। T क्या होता है, तो परम ताप होता है आपका, V क्या होता है, तो आयतन होता है ना। V क्या होता है, आयतन, और T क्या होता है, परम ताप। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, T के हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण बैरोमीटर की नली में पारे के स्तंभ के दाब का सूत्र होता है। तो जो पारे का स्तंभ का जो दाब होता है उसको मापने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, एच रो इंटू जी, एच इंटू रो इंटू जी, एच इंटू रो इंटू जी। ठीक है ना, ये होता है P इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू रो इंटू जी। जहां पर एच जो होता है ये हाइट को दर्शाता है, जो रो होता है ये पानी के घनत्व को दर्शाता है, और जी जो होता है ये गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है ना। ये त्वरण होता है, ये पानी या जल का घनत्व, और ये होता है ऊंचाई। ठीक है ना, ऊंचाई, पानी का घनत्व, और जी हमारा त्वरण है ना। P इक्वल टू एच रो इंटू जी, इसको हम लोग रो से पढ़ते हैं, रो। ठीक है ना, तो हमारा ये किस ऑप्शन में मिल जा रहा है, एच इंटू रो इंटू जी, ये ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है हमको। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में दबाव की इकाई निम्न होती है। तो यहाँ पर जो आपकी इकाई दी जा रही है, जैसा कि आप लोगों को हमने फार्मूले में बताया था, P इक्वल टू क्या होता है, F अपान A होता है, फार्मूला जो होता है। इसी के अनुसार अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो F की यूनिट होती है न्यूटन, और A की वैल्यू जो यानी कि क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है तो मीटर स्क्वायर होती है, तो मीटर स्क्वायर है ना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमको मिल रहा है। ठीक है ना, बार या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट होती है किसकी, एसआई पद्धति में यूनिट होती है दबाव की। ठीक है ना, बार में मापते हैं या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 80 × 60 × 80 मीटर चैम्बर में हवा को 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। बताइए कितनी हवा बाहर निकल जाएगी। यानी कि आपसे कहा जा रहा है एक चैम्बर है ना, एक चैम्बर है जिसमें से उसकी लंबाई 80 और उसकी चौड़ाई 60 और ऊंचाई जो है वो 80 मीटर में है। और इस चैम्बर को क्या किया जा रहा है, जो चैम्बर है इसमें से हवा को 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि उस चैम्बर का जब टेम्परेचर पहले था वो कितना था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको हम लोग आगे बढ़ा करके टेम्परेचर को बढ़ा कर कितना कर दिए हैं, 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। तो कह रहा है बताइए कितनी हवा बाहर निकल जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी कितनी हवा बाहर निकल जाएगी, यही क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चैम्बर का आयतन निकालेंगे, है ना। जब चैम्बर का आप आयतन निकालेंगे तो जो पहले आयतन निकल के आएगा जाकर, तो V इक्वल टू क्या होता है, V बराबर होता है L इंटू B इंटू H, है ना। LBH करेंगे तो 80 × 60 × 80, है ना। तो यहां पर हो गया जाएगा 88 64 छक्का
64 इंटू 6 है ना। जैसे इतना मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद हमारे 3 जीरो रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारा वैल्यूएशन कुछ इस प्रकार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 की 4 2 और 6 छंग 36 2 38 और इसके बाद 3 जीरो, ठीक है ना। ये इतना वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा जो आयतन के रूप में है। और ये कौन सा होगा, ये V1 होगा। क्या होगा, ये V1 होगा। V1 आपको इतना प्राप्त हो गया, है ना। अब यहां पर आपको T1 और T2 के रूप में कितना प्राप्त है, तो वो है T1 इक्वल टू है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 इक्वल टू है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपको T1 और T2 के रूप में प्राप्त है। फिर आपका जो फार्मूला एक बनता है, जब हमारे पास दो वैल्यूएं दी जा रही हैं T1 और T2 के रूप में, तो होता है T1 अपान वो V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2। ये आपका फार्मूला बनता है। और इस फार्मूले में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा दूसरा V का वैल्यूएशन प्राप्त हो जाएगा। जब दूसरा V यानी कि दूसरा आयतन, मतलब जो हमारा बचा हुआ आयतन है वो टोटल आयतन निकल के आएगा, उसको लेस करके V1 में हम लोग जैसे ही लेस करेंगे तो हमारी वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। कितना आएगा देखते हैं हम लोग। तो V1 का वैल्यू कितना है 38 4 00 000 अपान T1 का वैल्यू है 37 इक्वल टू है V2 अपान T2 यानी कि 80। अच्छा, एक चीज और भी है, यहां पर जो आपको 37 दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन जो आपको वैसे यहाँ पर जो फार्मूले में यूज किया जाता है वो वैल्यू किस में प्रयोग की जाती है, वो केल्विन में प्रयोग की जाती है। तो केल्विन में क्या होता है कि केल्विन में जब हमको वैल्यू पता करनी हो तो केल्विन का हमने आप लोगों को फार्मूला लिखाया था कि सेंटीग्रेड अपान 5 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपान 5। यहां पर देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, C इक्वल टू K माइनस 273, है ना। अगर हमको यहाँ पर C की वैल्यू करनी है, ज्ञात करनी है, तो K में से 273 लेस कर देंगे। अगर K की वैल्यू ज्ञात करनी है तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस 273 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही यही चीज हम अपनाते हैं और ये चीजें जैसे ही अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये दोनों संख्या हमको मिल जाती हैं। और ये कितने कितने रूप में मिलेंगी देखते हैं हम लोग। तो जो हमारा 37 था, इसको अगर चेंज करेंगे केल्विन में तो कितना हो जाएगा, तो 273 प्लस 37, ये हो जाएगा आपका 0 1 7 3 10 11 की 1 हासिल लगा 3 1 310 हो जाएगा। और T2 हो जाएगा आपका 353, ठीक है ना। तो एक बनेगा आपका जो V1 के अपान में आएगा वो बनेगा जाकर आपका कितना, ये बनेगा 310 इक्वल टू V2 के अपान में रहेगा 353, ठीक है ना। अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही करेंगे तो जो हमारी वैल्यूएशन प्राप्त होने वाली है V2 इक्वल टू आएगा, वो कितना आ जाएगा 3843 टाइम 0 अपान 3843 टाइम्स 0 अपान 610 इंटू 353 इक्वल टू हो जाएगा V2 के, ठीक है ना। अब इसमें से आप लोग कुछ नहीं करना है, ये 0 से 0 कैंसिल है ना। 31 से किसी में से डिवाइड जा रहा है क्या, ये चेक करना होगा, नहीं जा रहा किसी में से भी, है ना। तो हमारा जो भी वैल्यूएशन आएगा वो हमारे पास वैल्यू आएगा पॉइंट में। अगर ये वैल्यू पॉइंट में आया तो फिर यहाँ पर जो हमारी संख्या है इससे भी लेस करने पे हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो भी पॉइंट में ही आने वाली है, ठीक है ना।
तो अब हमको ये पता करना है कि हमारा आंसर घन मीटर में आएगा या घन सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वो आता है आपका घन सेंटीमीटर में। किस में आएगा? घन सेंटीमीटर में आएगा। तो ये केवल ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया जा रहा है, ठीक है ना, और ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर अपने, ठीक है ना। इसका डिवाइड कर लेना है आपको, मल्टीप्लाई करा देना है और डिवाइड करा देना है। जो वैल्यू आएगा उसको आपको क्या करना है, 3,84,000 में से लेस कर लेना है, ठीक है ना। 3,84,000 में जैसे इसको लेस करेंगे तो आपको इसमें से सीधा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और वो आपका ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है स्टील की टफनेस बढ़ाने व भंगुरता कम करने के लिए निम्न उष्मा उपचार प्रोसेस की जाती है। तो वो कौन सी प्रोसेस की जाती है? केस हार्डनिंग की जाती है, नॉर्मलाइजिंग की जाती है, एनलिंग की जाती है, टेम्परिंग की जाती है। स्टील की टफनेस बढ़ाना है और भंगुरता को कम करना है। टफनेस कब बढ़ता है आपका और भंगुरता कब कम होती है? ये केवल और केवल होता है टेम्परिंग में। हार्डनिंग जब आप करते हैं तो वहां पर आपका भंगुरता भी साथ में बढ़ जाता है ना, और साथ साथ उसकी जो बनावट होती है उसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट आता है, ठीक है। तो भंगुरता और उसकी बनावट की चेंजमेंट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परिंग करके स्टील की क्या करेंगे? टफनेस और उसको अच्छा कर देंगे और भंगुरता को कम कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धातु को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर गर्म करना तथा पानी में ठंडा करना कहलाता है। तो जब आपको हमने जो पिछली क्रियाविधि बताई थी वही क्रियाविधि आपकी यहाँ पर भी लग रही है। देख पा रहे होंगे, आपसे कहा जा रहा है धातु को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर गर्म करना तथा पानी में ठंडा करना कहलाता है। ये क्रियाविधि किसमें की जाती है? आपकी टेम्परिंग में की जाती है ना। किसमें की जा रही है? टेम्परिंग में। टेम्परिंग कर देने से हमारी जो स्टील की जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है, जो भी चीज हम मशीन बना रहे होते हैं उसमें से मजबूती आ जाती है और उसका भंगुरता कम हो जाता है ना, यानी कि टफनेस उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है, जिस स्टील में 0.83% कार्बन होती है उससे स्टील की बढ़ जाती है कठोर, सामर्थ्य, आघातवर्धनीयता, तन्यता। तो आपकी उसकी क्या बढ़ जाती है? उसकी बढ़ जाती है आपकी कठोरता, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। टेम्परिंग का क्या कार्य है? टेम्परिंग किस लिए की जाती है? टेम्परिंग का कार्य घिसाव प्रतिरोध तथा विटनेस बढ़ाती है? नहीं। स्टील को मृदु करती है? नहीं। टेम्परिंग कभी स्टील को मृदु नहीं बनाती है। संरचना की रिफाइन करती है, जो संरचना इसकी थी उसको रिफाइन करती है। तो अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टफनेस बढ़ाती है और बिटलनेस को कम करती है, यानी कि बिटलनेस आपकी भंगुरता हो कहा जाता है, ठीक है ना। टफनेस को बढ़ा देती है और भंगुरता क्या कर देती है? कम कर देती है। यही तो हम पिछले उस क्वेश्चनों में बता रहे हैं। जो टेम्परिंग है वो क्या करती है? वो टफनेस को बढ़ा देती है और भंगुरता यानी कि बिटलनेस को कम कर देती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एनिलिंग की जाती है मशीन के गुण को बढ़ाने के लिए, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, और इसके जो ऑप्शन है वो तो नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें से जो एनिलिंग की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पे मशीन को हार्डनिंग प्रदान करने के लिए और सुरक्षात्मक रूप से अच्छा बनाने के लिए ही की जाती है, ठीक है ना। तो हम इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्ड किए हुए औजार से आंतरिक प्रतिबलों को दूर करने के लिए प्रायः ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है ना। हार्ड किए हुए औजार से आंतरिक प्रतिबलों को, यानी कि कोई आपकी पहले से चीज में से हार्डनिंग की जा चुकी है
और साथ साथ उसमें से क्या है, आंतरिक प्रतिबल जो लगे हुए थे उनको ऊष्मा उपचार की विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है, यानी कि ये आंतरिक प्रतिबल भी उसमें आ जा चुके हैं, है ना, और हार्ड किया जा चुका है। तो ये चीज तो हमने आपको जस्ट 2-3 क्वेश्चन में बता दी है कि उसमें जब हार्डनेस की जाती है तो उसमें से आंतरिक प्रतिबल के रूप में आ जाता है और उसमें से क्या आ जाती है, भंगुरता का गुण आ जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा हुआ है, उच्च कार्बन स्टील को क्रांतिक ताप पर गर्म कर क्रमशः ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। यानी कि पहले तो आप उसको उच्च ताप में स्टील को क्रांतिक ताप तक गर्म करते हैं, फिर उसको क्रमशः यानी कि एक एक करके उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। यह विधि आपकी क्या कहलाती है, ये विधि आपकी एनीलिंग कहलाती है ना, एनीलिंग कहलाती है। इसमें से मजबूती भी रहती है और जो हमारी धात्विक चीजें हैं वो कैसी रहती हैं, थोड़ा सा नर्म हो जाती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्लेम हार्डनिंग को निम्न नाम से भी जाना जाता है। फ्लेम हार्डनिंग जो होती है इसको हम लोग सैलो हार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो सैलो हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। जो आपकी हार्डनिंग है वो आपकी पूर्ण रूप में देखा जाए तो 5 प्रकार की होती हैं। उनमें से आपकी सैलो हार्डनिंग को ही किस नाम से जाना जाता है, आपका फ्लेम हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, नॉर्मलाइजिंग का क्या उपयोग है। जो आपकी नॉर्मलाइजिंग है इसका उपयोग क्या होता है, तो ये प्रयोग आपके किस में की जाती है, यूनिफॉर्म फाइन ग्रेन संरचना बनाती है, या फिर मशीन क्षमता सुधारती है, बिटनेस बढ़ाती है, टफनेस सुधारती है। तो जो आपकी नॉर्मलाइजिंग का क्या उपयोग है, तो नॉर्मलाइजिंग का उपयोग आपका टफनेस सुधारने से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। जो इसमें से टफनेस होती है ना उसको बढ़ाने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी धातु के लिए वह उच्चतम तापमान जिस पर उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना रुक जाता है वो कहलाता है क्रांतिक तापमान, उच्च क्रांतिक तापमान, निम्न क्रांतिक तापमान या उपरोक्त सभी, है ना। तो जिस तापमान पर उसकी संरचना में परिवर्तन होना रुक जाता है उसे हम कहते हैं उच्च क्रांतिक तापमान। ये ऐसा तापमान होता है जिसमें से जागने के बाद वस्तु अपनी अवस्था को ही छोड़ देती है। यानी कि अगर वो ठोस अवस्था में वस्तु थी तो वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, लिक्विड में थी तो वो गैसीय अवस्था में चली जाती है। तो उस अवस्था को क्या, इस अवस्था परिवर्तन या मतलब जो उसकी संरचना थी उसके परिवर्तन को क्या कह देते हैं हम लोग, जो तापमान उसमें लगाया जा रहा है उच्च क्रांतिक तापमान कह देते हैं उसको, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। इसमें लिखा हुआ है आपका, स्टील की हार्डनेस निर्भर करती है। जो स्टील की हार्डनेस है वो किन चीजों पर निर्भर करती है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा पर। तो स्टील की जो हार्डनेस होती है वो कार्बन के प्रतिशत मात्रा पर भी निर्भर करती है। तापमान जिस पर इसे गर्म किया जाता है, यानी कि स्टील को जिस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है हार्डनेस के लिए, वो भी निर्भर होता है। ठंडा करने की दर, यानी कि जिसमें से उसको जब हीट हो जाने के बाद उसको ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने की जो दर होती है ना वो भी इसकी निर्भरता होती है किसमें से, हार्डनेस में, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं ये पूर्ण रूप से लागू होती हैं हार्डनिंग जो आपकी प्रक्रिया है उसमें, किसकी, स्टील की, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये सभी आपके जो क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। और जो भी हम ये चैप्टर वाइज आपका WCS सब्जेक्ट करवा रहे थे वो पूर्ण होता है। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज ना हो करके पूरे सिलेबस को उठा करके उनमें से जो विशेष आपके क्वेश्चन है ना, एग्जाम को टारगेट करके जो भी एग्जाम आपके ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखे करके उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करवाने वाले हैं। फिलहाल इस जो ये PDF थी, इस PDF की अगर आप लोगों को QR शेयर कर दे रहे हैं, जिसको आप लोग अगर स्कैन करते हैं तो आप लोग ये पूरी PDF पा सकते हैं, है ना।
और आपका इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू के रूप में क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग करेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को पूरा करेंगे, है ना। आप सभी लोग इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में हम आपको, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।